बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। आज हम देखने जा रहे हैं इसी पुस्तक का चौथा पाठ जिसका शीर्षक है युगों का दौर। इस पाठ में भी बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं जिन्हें मैंने अलग अलग भागों में बांटा है। तो आज जिन दो शीर्षकों का भावार्थ हम देखने जा रहे हैं वो है दक्षिण भारत और दूसरा है शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके। और ये जो दोनों शीर्षक है वो आएगा भाग 3 के अंतर्गत। तो आइए शुरू करते हैं इनका भावार्थ समझना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला शीर्षक है दक्षिण भारत। तो यहाँ पर दक्षिण भारत के बारे में कौन कौन सी चीजें बताई गई हैं ये हम बिंदुओं के रूप में देखेंगे। पहला है विदेशी आक्रमणकारी का प्रभाव कम रहा। ऐसा माना जाता है कि जो दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था, जो साउथ रीजन था, वहां पर विदेशी आक्रमणकारियों का प्रभाव बहुत ही कम रहा। ज्यादातर जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो उत्तर पश्चिम दिशा से हमारे भारत में घुसा करते थे और वहीं आसपास वो अपना जो क्षेत्र था उसे अपने अधिकार में करके वहीं अपना साम्राज्य वो चलाते थे। इसके बाद है विदेशियों का भारत में प्रवेश उत्तर पश्चिम की ओर से ज्यादा हुआ। और जैसा कि मैंने अभी बताया है, जो विदेशी आक्रमणकारी या विदेशी जो जातियां थी या विदेशी हमलावर आप कह सकते हैं, ये सारे लोग जो थे वो ज्यादातर उत्तर पश्चिम की तरफ से ही हमारे भारत में प्रवेश किया करते थे। मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। अब यहाँ पर मौर्य साम्राज्य जो कि एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र को उसने अपने अधिकार में ले लिया था, उसका भी धीरे धीरे अंत होता हुआ नजर आने लगा। 1000 साल से ज्यादा समय तक बड़े बड़े राज्य फले फूले, लेकिन यहाँ पर एक साम्राज्य के समाप्त होने से पहले ही कोई ना कोई और बड़ा साम्राज्य अपना शासन चलाना शुरू कर देता। तो यहाँ पर इसी तरह से लगातार इस तरह के राजा महाराजा आते रहे जिन्होंने एक बहुत लंबे समय तक अपना राजपाट चलाया, अपना शासन चलाया, या भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र में उन्होंने अपने शासन को फैलाया। आगे है दक्षिण भारत प्रसिद्ध था। अब यहाँ पर दक्षिण भारत के बारे में बताते हुए पंडित नेहरू कह रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें थी, कौन कौन सी बातें थी जिसके लिए दक्षिण भारत इतना ज्यादा प्रसिद्ध था। वो बातें थी, पहला है बारीक दस्तकारी। यहाँ पर दस्तकारी का मतलब होता है हाथ से जो भी कलाकृति बनाई जाती है, जो भी चीजें बनाई जाती हैं उन्हें हम दस्तकारी कहते हैं। तो यहाँ पर बारीक दस्तकारी, चाहे वो शिल्प निर्माण में हो, मूर्ति निर्माण में हो, चाहे वो कपड़ों की बुनाई हो, चाहे वो जरी वाली साड़ियां हो, तो इस तरह की जो चीजें थी, बारीक काम वाली जो चीजें होती थी, वो वहां पर जो वहां के कलाकार थे वो बहुत ही बखूबी से बनाया करते थे। समुद्री व्यापार, और यहाँ पर इनका जो व्यापार था वो भी बहुत फल फूल रहा था। उस वक्त दूसरे देशों से व्यापार किया जाता था, तो समुद्र के रास्ते से बहुत ही ज्यादा यहाँ से सामान दूसरे देशों में व्यापार के सिलसिले में भेजा भी जाता था और वहां से लाया भी जाता था। आगे है गिनती समुद्री ताकतों में होती, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े जहाज हुआ करते थे। समुद्र के रास्ते से जो व्यापार करने का जो सिलसिला था या व्यापार करने का जो इनका तरीका था वैसा और कहीं भी देखा नहीं जाता था। तो ऐसा माना जाता था कि समुद्र से जो यात्रा करने की जो इनमें काबिलियत है या इस तरह के जो जहाज हैं, ऐसे जहाज और ऐसी ताकत और किसी में देखी नहीं जाती थी। आगे है दूर देशों में माल पहुंचाया करते, और जैसा मैंने बताया बहुत दूर दूर जो देश बसे हुए थे, स्थित थे, वहां तक इनके ऐसे समुद्री जहाज बनाए जाते थे, ऐसे बेड़े बनाए जाते थे कि उन्हें बहुत सारा सामान उसमें लाद कर दूर देशों तक व्यापार के सिलसिले में ये जाया करते। यूनानियों की बस्तियों और रोमन सिक्के मिले। तो इससे यही साबित होता है कि दक्षिण क्षेत्र में जो व्यापारी थे या जो लोग थे उनका संबंध यूनानियों से भी था और साथ में जो रोम में रहने वाले लोग थे उनसे भी इनका संबंध था। तो ये सारी चीजें दक्षिण भारत के बारे में यहाँ बताई गई हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला बिंदु है दक्षिण से अधिक उत्तर दक्षिण में विदेशियों का बसना। अब यहाँ पर दक्षिण जो क्षेत्र था उसमें भी जो उत्तर दक्षिण का जो क्षेत्र था वहां पर जो विदेशी थे वो ज्यादा बसे हुए थे। वहां पर ऐसी और कौन कौन सी चीजें थी जो कि दक्षिण क्षेत्र को इतना विशेष बनाती थी। पहला है राजगीर। वहां पर जो लोग थे उनमें ऐसे कलाकार भी थे जो कि भवनों का निर्माण बहुत अच्छे से करते थे।
या उन्हें भवन निर्माण की कला में महारत हासिल थी। दूसरा है शिल्पकार। शिल्पकार जो अलग अलग तरह के धातुओं से या मिट्टी से, पत्थरों से जो मूर्तियां गढ़ते हैं उन्हें शिल्पकार कहा जाता है। तो इस तरह के कलाकार भी वहां दक्षिण क्षेत्र में बहुत पाए जाते थे। आगे है कारीगर। कारीगर बारीक काम करने वाले जो लोग थे, चाहे वो लकड़ी का काम करने वाले हों, चाहे वो कपड़े बुनने का काम हो, चाहे वो कपड़ों में कढ़ाई करने का काम हो, तो इस तरह के जो काम करने वाले कारीगर थे वो भी दक्षिण क्षेत्र में बहुत ज्यादा फल फूल रहे थे। आगे है दक्षिण पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया, और इन सारे जो कलाकार थे, इस तरह के जो कलाकार वहां पाए जाते थे, इसके कारण यह बोला जा सकता है कि जो दक्षिण क्षेत्र था, भारत का जो दक्षिण क्षेत्र था, वो पुरानी कलात्मक परंपरा का केंद्र बन गया। ये सारे जो कलाकारी थी, ये सारे जो उनके हुनर थे, वो कोई एक पीढ़ी से नहीं चले आ रहे थे, बल्कि सालों साल से या पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारे जो कलाकार थे वो अपनी कला को आगे बढ़ा रहे थे। तो इसी वजह से ये जो दक्षिणी क्षेत्र था उसे कलात्मक परंपरा का केंद्र भी कहा जाने लगा। आगे है आक्रमणकारियों द्वारा लाई कला से भी प्रभावित। दक्षिणी क्षेत्र में जो पहले से कलाकार रह रहे थे उनमें तो अपनी जो परंपरा है उसे वो आगे बढ़ा ही रहे थे, साथ ही साथ जो आक्रमणकारी विदेशियों के रूप में जो हमारे देश में प्रवेश कर चुके थे, तो यहाँ पर जो हमारे लोग थे वो उनकी कला से भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे थे। तो यहाँ पर जो पहला शीर्षक था दक्षिण भारत, वो यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद जो दूसरा शीर्षक है शांतिपूर्ण विकास और युद्ध के तरीके, यहाँ से हम इस शीर्षक को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भारत में किस तरह से शांति के साथ जो विकास हमारा हो रहा था उसके बारे में हम देखेंगे, और साथ में युद्ध के कौन कौन से तरीके अपनाए जाते थे इसके बारे में हम इस शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु हैं। यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी। तो जैसा कि हमें पता है हमारे भारतवर्ष में समय समय पर बहुत सारे विदेशी जो आक्रमणकारी थे या विदेशी जातियां जो थी वो समय समय पर आक्रमण करके हमारे देश में प्रवेश करती रही। इसका क्या नतीजा निकला? एक के बाद दूसरे साम्राज्य की स्थापना। और यहाँ पर ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे ये बहुत ताकतवर थे। यहाँ पर जो भारतीय शासक थे उनके साथ ये जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो युद्ध करते थे और अपना साम्राज्य यहाँ पर उन्होंने स्थापित किया। इस तरह से समय समय पर विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आते रहे, युद्ध करते रहे, बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाया और यहाँ पर उन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। देश में शांतिपूर्ण और व्यवस्थित शासन के लंबे दौर, लेकिन एक बार जैसे ही उनका साम्राज्य स्थापित हो गया, यहाँ पर उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवस्थित तरीके से बहुत लंबे समय तक यहाँ पर उन्होंने शासन किया। आइए आगे देखते हैं क्या बताया गया है इस शीर्षक के अंतर्गत। इसके बाद है साम्राज्य जो 300 वर्षों तक यहाँ कायम रहे। यहाँ पर कुछ ऐसे भी शासक रहे या कुछ ऐसे भी साम्राज्य थे जो 300 सालों तक यहाँ पर कायम रहे। काफी लंबे समय तक उन लोगों ने यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर राज किया। वो कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से शासक थे, आइए देखते हैं। पहला है मौर्य साम्राज्य। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य द्वारा इस साम्राज्य की स्थापना की गई थी और काफी लंबे समय तक मौर्य साम्राज्य यहाँ पर भारत की धरती में स्थापित रहा। आगे है कुषाण साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जैसे ही समाप्ति के कगार पर आ गया, उसके बाद कुषाण साम्राज्य की स्थापना हुई। इन्होंने भी काफी लंबे समय तक भारत में राज किया। इसके बाद गुप्त साम्राज्य, और ये भी काफी समय तक इन लोगों ने भी यहाँ पर राज किया था। दक्षिण में आंध्र जो साम्राज्य है उसकी भी जो सत्ता थी वो काफी सालों तक कायम रही थी। चालुक्य साम्राज्य, दक्षिण में चालुक्य साम्राज्य जो है वो भी काफी 100 सालों तक यहाँ पर उन्होंने राज किया। साथ ही राष्ट्रकूट साम्राज्य का भी जो शासन काल था वो काफी लंबा यहाँ पर रहा। तो इस तरह से इतने तरह के साम्राज्य आते जाते रहे और काफी सालों तक उन्होंने सफलतापूर्वक यहाँ पर राज किया। आगे है कुषाण। जो कुषाण साम्राज्य था उसके बारे में कुछ खास बातें बताई गई हैं। वो कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहला है आक्रमणकारियों के रूप में उत्तरी सीमा पार से भारत आए। सबसे पहले, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कुषाण जो थे वो एक आक्रमणकारी के रूप में ही उन्होंने भी उत्तरी सीमा से, उत्तर का जो बॉर्डर है हमारे भारत का, वहां से उन्होंने हमारे भारत में प्रवेश किया था। उसके बाद युद्ध और शासन स्थापित किया। यहाँ पर भी उन्होंने युद्ध किया, बहुत सारे क्षेत्र को अपने अधिकार में लिया और उसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य, अपना शासन जो है स्थापित कर लिया। भारतीय संस्कृति व परंपरा से प्रभावित हुए।
कुषाणों के बारे में भी यह बताया जाता है कि ये यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद भारतीय संस्कृति से ये काफी प्रभावित रहे थे। उसका नतीजा क्या निकला, उसका परिणाम क्या हुआ। अगला बिंदु है हिंदू व बौद्ध धर्म अपनाकर यही बस गए। यहाँ पर भी कुषाण साम्राज्य के बहुत सारे लोगों ने हिंदू और बौद्ध धर्म को अपना लिया और वो फिर यही भारत के होकर के ही रह गई, इसी धरती पर वो बस गए। तो इस तरह से कुषाणों के बारे में ये सारी जानकारी दी गई है। आइए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। अब यहाँ पर दूसरा बिंदु है युद्ध की दशा में। जब भी युद्ध होता था, चाहे वो दो राज्यों के बीच में हो, राज्य के अंदर ही कोई युद्ध हो रहा हो, तो इस दशा में वहां की जनता है, वहां के लोग हैं, वो कैसे प्रभावित होते थे और कौन कौन से ऐसी चीजें थी जो युद्ध के दौरान प्रभावित होती थी। आइए देखते हैं। पहला है दो राज्यों के मध्य युद्ध। अगर दो राज्यों के मध्य युद्ध हो रहा है तो इसका असर वहां के लोगों पर, उस राज्य के लोगों पर क्या पड़ता था। आंतरिक राजनीतिक आंदोलन। कभी कभी ऐसा भी होता था कि जो शासक थे उसके अंदर ही कुछ इस तरह की राजनीति शुरू हो जाती थी, जिससे कि वहां पर युद्ध का माहौल हो जाता था। तो उस तरह के आंदोलन में या उस तरह की माहौल में वहां के लोगों पर क्या असर पड़ता था। जनता की दिनचर्या में इसका कोई प्रभाव नहीं था। यही बताया गया है कि चाहे जो युद्ध हो वो आंतरिक राजनीतिक युद्ध हो या फिर दो राज्यों के मध्य युद्ध हो, ये जो है वहां की जनता को किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करता था। उनकी जो दिनचर्या थी, उनका जो डेली रूटीन था, उस पर इस युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। शांतिपूर्ण माहौल, और राज्य का जो माहौल होता था वो बिल्कुल ही शांतिपूर्ण दिखाई देता था। तो इस तरह से युद्ध की दशा में जनता की दिनचर्या या फिर जनता के जीवन पर इस युद्ध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। आगे है इतिहास के सर्वेक्षण से मिलने वाले संकेत। यहाँ पर इतिहास का सर्वेक्षण अगर किया जाए, सर्वेक्षण का मतलब होता है यदि उसे इंस्पेक्ट किया जाए, उसे देखा जाए, उसके बारे में जाना जाए, तो उससे हमें क्या क्या संकेत मिलते हैं, क्या क्या इंडिकेशन मिलते हैं। आइए देखते हैं। पहला है भारत में अनेक साम्राज्यों का दौर रहा। तो यही हम कह सकते हैं, जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जो एविडेंसेस हमें प्राप्त हुए हैं, उनसे यही पता चलता है कि भारत में बहुत सारे विदेशी जातियों का आना और जाना लगा रहा और उसके कारण उन्होंने अपना अधिकार जो है बहुत सारे क्षेत्रों में कर लिया और अपने साम्राज्य की भी उन्होंने स्थापना की। और ये जो साम्राज्य जो थे वो आते जाते रहे। जब भी उनसे कोई शक्तिशाली विदेशी कोई वहां पर प्रवेश करता था तो वो जो सारी चीजें थी वो अपने कब्जे में लेकर के फिर वो अपना साम्राज्य शुरू कर देता था। तो इस तरह से अनेक साम्राज्य आए और अनेक साम्राज्य चले गए। तो इस तरह का जो दौर था, ये जो सिलसिला था साम्राज्यों का, वो हमेशा यहाँ पर चलता रहा। आगे है लोगों का जीवन यूरोप की तुलना में ज्यादा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित था। लेकिन ये माना जाता है कि भारत में इतने बदलावों के बाद भी अगर यूरोप के लोगों से, यूरोप की परिस्थिति से, वहां के वातावरण से अगर हम भारत की तुलना करें तो यहाँ पर ज्यादा शांति बनी हुई थी। आगे है शासकों द्वारा स्थिरता में शासन किया गया। यहाँ पर जो शासक थे, एक बार जैसे ही उनका साम्राज्य स्थापित हो जाता था तो वो बहुत ही शांतिपूर्ण शासन में ही विश्वास रखते थे। कभी वो बिना किसी कारण के अपनी जनता को या किसी और राज्य पर चढ़ाई करना या युद्ध वाला माहौल पैदा कर देना, इस तरह के काम वो कभी भी उन्होंने नहीं किया था। आगे है अंग्रेजों का भारत में शासन। और देखते ही देखते वो समय भी आ गया जबकि अंग्रेजों ने भारत में आकर अपना शासन जो है वो शुरू कर दिया। तो यहाँ पर अंग्रेजों के शासन काल में भारत की क्या स्थिति थी, भारत का क्या माहौल था, आइए हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर अंग्रेजी शासन के समय भारत की स्थिति, जब अंग्रेज यहाँ पर शासन करने लगे तो भारत की क्या स्थिति थी। तो यहाँ पर सबसे पहला बिंदु है अंग्रेजी राज से पहले ही भारत धीरे धीरे अवनति की ओर बढ़ रहा था। तो यहाँ पर अवनति का अर्थ है यहाँ की सुख शांति, यहाँ की समृद्धि, ये सभी धीरे धीरे कम होती नजर आ रही थी। और ये जो चीजें थी वो अंग्रेजों के आने के बाद नहीं बल्कि अंग्रेजों के आने से पहले ही ये भारत में नजर आ रही थी। आगे क्या है, अंग्रेजी शासन कायम होने के बाद भारत अवनति की सीमाएं तोड़ चुका था। और जब पूरी तरह से अंग्रेजों ने हमारे भारत को अपने शासन में ले लिया, उसके बाद ये जो गिरावट थी ये तो बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे इसने पूरी सीमाएं तोड़ दी है। यहाँ पर जो सुख समृद्धि पहले नजर आ रही थी वो कहीं भी अब नजर नहीं आती थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे लोगों के जीवन में सुख और शांति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था खत्म हो चुकी थी। यहाँ पर जो पहले राजनीतिक व्यवस्था हुआ करती थी, हर राज्य जो है शांतिपूर्ण तरीके से और समृद्ध तरीके से अपने राज्य को चलाता था,
वहां के लोगों का जो जीवन है वो सुख शांति से बीतता था, वो सारी चीजें अब धीरे धीरे खत्म होती नजर आ रही थी। आगे है, भारतीय आर्थिक व्यवस्था टूट चुकी थी और जैसे ही राजनीतिक व्यवस्था जो है वो चरमराने लगी, उसी समय हमने यह भी देखा कि यहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी, क्योंकि जैसा कि हमें पता है अंग्रेजों के शासन काल में उन्होंने भारतीयों को पंगु बनाकर रख दिया था। जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग थे, जो कलाकार थे, जो अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए अपना जीवन बहुत ही अच्छी तरह से वो चला रहे थे, उन सारी चीजों को अंग्रेजों ने धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। तो इसका यही नतीजा निकला कि जो आर्थिक व्यवस्था थी हमारे देश की, वो धीरे धीरे नीचे आने लगी और धीरे धीरे बिल्कुल टूटती हुई नजर आ रही थी। आगे है, अंग्रेजों द्वारा इस परिस्थिति का भरपूर फायदा उठाया गया और ये जो परिस्थिति थी आर्थिक व्यवस्था के टूटने की, राजनीतिक व्यवस्था के टूटने की, इसका जो फायदा है अंग्रेजों ने इसका फायदा तुरंत उठाया और उन्होंने क्या किया, भारत में अंग्रेजी राज पूरी तरह कायम हो गया और इस तरह से उन परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह से अपनी शासन व्यवस्था के अंदर ले लिया और हमारा जो भारत है वो अंग्रेजों का गुलाम हो गया। तो इस तरह से ये सारी चीजें अलग अलग विदेशी साम्राज्यों से शुरू होते हुए अंग्रेजी शासन काल किस तरह से हमारे देश में पनपा और किस तरह से पूरा भारत अंग्रेजों का गुलाम हो गया, यहाँ तक की पूरी कहानी जवाहरलाल नेहरू हमें इस शीर्षक के अंतर्गत बता रहे। तो बच्चों, आशा है पाठ 4 युगों का दौर के अंतर्गत ये जो 2 शीर्षक आज हम लोगों ने पढ़े, इसका भावार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के अंतर्गत और जो अन्य शीर्षक हैं उनका भावार्थ भी हम जल्दी देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।